सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अध्याय नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं आपके। अबे हो गए ना। हाँ। चैप्टर नंबर 3 नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट की इलेक्ट्रिसिटी। नया नया अध्याय कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। मेरे को समझ में आएगा। क्या उम्मीद है तुम्हें? आ जाएगा। भरोसा है। मिश्रा जी आपको कुछ नहीं कह सकते? अबे नया चैप्टर है, समझ में तो आएगा ही, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। पुराने से कोई रिलेशन है ही नहीं। है ना। तो बिल्कुल भी दिमाग में ये मत सोचना कि पुराने से कुछ भी संबंधित है। पूरा 100% समझ में आना ही चाहिए। और जहां समझ में नहीं आए वहां पे पूछ लेंगे। क्यों? प्रसाद प्रसाद चढ़ाऊं क्या? हाँ। ऐसे हाथ जोड़ रही है, अरे भैया नया चैप्टर है इस बार तो मतलब पई नैया पार लगा ही देना। प्रसाद प्रसाद चढ़वाएं, आरती वारती करवाएं, फिर स्टार्ट करने का हो तो। देखो भाई, करंट का मतलब बहाव होता है। करंट का मतलब बहाव होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का बहाव। ठीक है। तो जब चार्ज बहते हैं तो इस अध्याय के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, उस अध्याय का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल सी बात है कि जैसे एक चार्ज है। ठीक है, सुन ले, कुछ बात कहना चाहता, कोशिश कर समझने की। ये चार्ज इधर बह रहा है, मतलब इधर जा रहा है। किसी पर्टिकुलर एरिया से टी टाइम में कुछ चार्ज यहां से फ्लो कर गए। ठीक है। जितने भी चार्ज फ्लो किए, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को करंट कहते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं करंट की, मैं आम बोलचाल की भाषा में जब करंट बोल रहा हूं तो मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट बोलना चाहता हूं। क्या करंट बोलना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक करंट। बाकी करंट तो पानी का भी होता है। वाटर फ्लो को वाटर करंट कहते हैं। है ना। अगर हवा बह रही है तो अपन उसे विंड करंट बोलेंगे। तो जब भी हम इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे करंट की, तो हम इस करंट की बात करेंगे। मतलब इट इज फ्लो ऑफ चार्ज है एक तरीके से, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज के फ्लो की रेट है। तो जो भी चार्ज के फ्लो की रेट है उसको आप करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात है बहुत छोटी सी समझने के लिए। इस चैप्टर जो पूरे का पूरा है, ये कुछ कुछ फॉर्मूले पर बेस्ड है और कुछ कुछ लॉज पर बेस्ड है। अगर आप लॉ अच्छे से जानते होंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ फॉर्मूले याद होंगे तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जहाँ दिमाग लगाना है वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। यहाँ दिमाग लगाना है, उस पर अलग से नाम लिख देंगे जेई और नीट। ठीक है। तो उस अध्याय की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ कुछ बातें बोलता जा रहा हूँ थ्योरी के लिहाज से, वो आप लिख लेंगे। जैसे जब आप लोग 11वीं में पढ़ रहे होंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था ना। तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर। है ना, याद है कि नहीं? वही सब बातें ना अपन फटाफट एक बार लिख के ख़त्म करते हैं। तो घूम जा, घूम जा। हेडिंग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge called electric current through a cross section area. इसकी यूनिट लिख लेंगे, यूनिट एम्पियर है।
इसकी यूनिट लिख लेंगे एम्पियर, और दूसरी यूनिट आप लिख सकते हैं एम्पियर के साथ साथ कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। डायमेंशन क्या लिखेंगे? डायमेंशन है सिर्फ ए, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ए की पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो बात यह है कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब ये एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाला हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हाई टू लो होगी, इसमें कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? कोई डाउट है क्या? यस और नो सर? अब अगर यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस पर्टिकुलर एक बीच में मैंने अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूँ तो इससे जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस फ्लो करने की जो रेट है इसी को तो करंट बोला गया है। मतलब अगर मैं बात करूं कि आई करंट जो है, आई करंट है डी क्यू बाई डी टी, सिंपल। ये करंट कहलाएगी इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने पीले कलर से दिखाया है, इसमें अगर डेल्टा टी टाइम में जो भी चार्ज फ्लो हुआ वो हो जाएगा तुम्हारा एवरेज करंट या एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हालांकि आप लोग अगर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो आप लोग ये जान पाएंगे कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसी को ही डी क्यू बाई डी टी बोलेंगे, है ना? जो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन जिन्हें आता होगा वो पुरानी बातें हैं, जिन मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा, वरना एक्स्ट्रा ज्ञान है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो करंट दो तरीके से अपन देख सकते हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट है और दूसरी कौन सी करंट है? एवरेज करंट। तो इसको मैं आई इंस्टेंटेनियस लिख दे रहा हूँ और इसको मैं लिख दे रहा हूँ आई एवरेज। ठीक है जी। अब वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन डिसाइड कैसे हो रही है। इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो जिधर फ्लो हो रहा है उधर करंट है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है उधर करंट है, ये ध्यान रखना है। तो जो अगली चीज है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में है, या फिर मैं बोल सकता हूं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर इसका प्लस चार्ज इधर राइट साइड जा रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पर करंट रही होगी वो करंट की डायरेक्शन राइट साइड है, इधर करंट राइट है, और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट जा रहा है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, या फिर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में है। तीनों बातें ही सही हैं, हाँ या ना? तो इसमें तीसरी बात मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, तीनों बातें समझ गए आप? मेरे मन में एक डाउट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आओ लड़ाई करें। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? क्या कहना चाहते हैं? स्केलर वो तो होता है ना जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास तो डायरेक्शन है कि नहीं? इसके पास तो डायरेक्शन है, तो फिर आप इसको स्केलर कैसे बोल रहे हैं? क्या नाम रखा जाए इसका?
बोल बोल बोल, 101 बोल। बोलना। एक तीसरा ऑप्शन भी है। बटर। तुझे बड़ा बटर है यार, क्या चक्कर क्या है? आलू मटर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आखिर पॉपकॉर्न हूँ, मैं हूँ क्या? सर को एकदम बटर लगाया जाएगा कि सर को एकदम कैरामल लगा के खाया जाएगा, समझ नहीं पा रहे हैं। बोलो मित्र। है जी। स्केलर। चलो शुरुआत करते हैं, इस डाउट को दूर किया जाए। मैं इसे लिख लिया होगा आपने। नाम क्या बताया था तुमने? देविका। और उधर मिश्रा जी हैं अपने, अमन। यार, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपने आप में एक लड़ाई का विषय है। आओ इस लड़ाई को करें। तो वेक्टर उसको बोला जाता था जिसके पास मैग्नीट्यूड था, जिसके पास डायरेक्शन थी, और जो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता था। करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, इसीलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये बात तो डेफिनेट हो गई, सही बात है। अब समस्या क्या है कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन एक बचा है, स्केलर। तो जनरली सभी जगह यही मिलता है कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर, जो कि सही भी बात है। लेकिन एक ऑप्शन और तुमको मिलेगा अपनी जिंदगी में, जिसको बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर क्या होता है? कहाँ पढ़ा था? किसने पढ़ाया था? मतलब ये कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तुम कुछ कहना चाह रहे हो? अरे बोलो। हाँ। अच्छा सुनो सुनो, बोले बच्चों, देखो बात ऐसी है कि पुरुष और स्त्री, मेरी हिंदी पे तुम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकती हो। अगर मैं बोलूं कि मनुष्य कितने प्रकार के हैं, तो हालांकि तीसरी कैटेगरी भी है। देखो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम हैं ये, मानेंगे ये, होते ये हैं। हाँ, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम मेन रूप से बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा पुरुष वेशभूषा में है, आपसे बोला जाए ये क्या है, तो आप बोलोगे पुरुष है। आपके सामने कोई स्त्री वेशभूषा में आए, तो आप बोलोगे क्या है, कि स्त्री है। लेकिन जब आप इस बात को बोलने में अपने आप को सक्षम ना पाए कि ये पुरुष है या स्त्री है, तो आप उसको बोल देते हैं मनुष्य है। सही बात, सही बात।
जब आप फिजिकल क्वांटिटी को ये नहीं बोल पा रहे कि स्केलर है या वेक्टर है, तो आप उसे क्या बोल दे रहे हैं? टेंसर। वास्तव में पुरुष भी मनुष्य, स्त्री भी मनुष्य है। इसका मतलब जो स्केलर है ये भी टेंसर है, वेक्टर भी टेंसर है, और इनको मिला के भी टेंसर बोल सकते। स्केलर इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर टेंसर, वेक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, प्रेशर वगैरह होता है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है ना। तो जहां जहां तुम जैसे कहीं लिखा है स्केलर है टेंसर है, मुझे अगर दो ऑप्शन टिक करने हैं, अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि स्केलर भी तो अपने आप में टेंसर है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं स्केलर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मोर अप्रोप्रिएट टिक करना है। समझ गई बात? खैर, तो ये सब छोटी मोटी बातें थी जो बता दी आपको। तो लिख दो भैया स्केलर है, और क्या है, बाकी तो कचरा पट्टी है। आज नहीं नींद आ रही तुझे? आज नहीं आ रही ना नींद? हाँ, एक पानी की बोतल ले, उसमें अपना सिर डुबो। अगली बात करेंगे टाइप्स ऑफ करंट। आप लोगों ने करंट के नाम सुने होंगे, डायरेक्ट करंट और दूसरी इनडायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, एसी और डीसी। तो देखो भाई, ये डीसी है, इसकी बहन ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब तुम्हारे घरों में कौन सी आती है? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे घर में एसी आती है कि डीसी आती है? एसी आती है, पक्की बात है। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल किस पे चलता है, एसी पे कि डीसी पे? डीसी पे। तो तुम्हारे घर में एसी क्यों आती है फिर? वाह, यस यस, हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो पैरेलल में कनेक्ट हो गया। तो वो तो हम एसी में भी लगा सकते हैं, डीसी में भी लगा सकते हैं। ये पता है कैसा है? मुझे एक आंसर पता है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं बताऊंगा, और वही आंसर मैं सब जगह चिपकाऊंगा। हाँ भाई। अच्छा, ये तुम्हारे लिए ना, ये क्वेश्चन है, जब तुम लॉस वगैरह पढ़ लोगे, जब पावर वगैरह पढ़ लोगे, हीट के बारे में जान लोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन वापस से मैं पूछूंगा कि आखिर हम अपने घरों में डीसी क्यों नहीं बुलाते, हमारे घरों में एसी ही क्यों? ध्यान रखना इस बात को। तो डीसी की बात ऐसी है कि समय के साथ अगर करंट को देखा जाए तो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, है ना, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। लिख लो ऐसा, डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। अपनी डायरेक्शन को नहीं बदला जाता। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि भैया डायरेक्शन बदलेगी। जैसे साइनोसोइडल एसी है, साइन जैसा ग्राफ है ना इसका, यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव ही है। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड as well as in डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में भी बदलेगी और डायरेक्शन में भी। मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है करंट, ये देख, मतलब पहले करंट जा रही थी राइट में, फिर हो गई लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो बड़ा खतरनाक बात है। ऐसे तो करंट कभी पहुंच ही नहीं पाती होगी, है ना? अरे मेरा डाउट तो वही है ना, पहले राइट गई, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो पहुंचेगी कहाँ? पहुंच ही नहीं पाएगी कभी। ऐसा तो नहीं है।
अच्छा ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम एसी पढ़ रहे हैं कि डीसी पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आखिर कौन सा चीज पढ़ी जाएगी? डीसी, क्योंकि एसी नाम का एक अलग चैप्टर है तुम्हारे में, है ना? स्मार्ट। तो हम अभी जो पढ़ेंगे वो डीसी ही पढ़ेंगे, एसी नहीं पढ़ेंगे। एसी के लिए अलग अध्याय है। एसी बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। एसी पढ़ने से मन खराब हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को एसी नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ घर, हाँ घर में एसी आती है ना। क्यों आती है बेटा? क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल में कोई एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो हम दूसरा लगा देते हैं। डीसी में तो लगा नहीं पाएंगे, है ना? अच्छा डीसी में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हीट लॉस की वजह से होता है। अगला। हाँ हाँ। अच्छा मेरे पीछे क्या लिखा है वो देखना चाहती हैं? नाम क्या तेरा? प्रिया। तेरे आंसर को ना यहाँ पे फ्रेम करवा देंगे। अगला क्वेश्चन अगली पॉइंट लिखेंगे। नहीं नहीं, सिर्फ सिंपल पॉइंट लिखते जाओ। करंट कैरियर इन केस ऑफ कंडक्टर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर्स, नॉर्मल पॉइंट है, जनरल पॉइंट। करंट कैरियर्स इन केस ऑफ conductor is free electrons. Next point, in case of hydrogen discharge tube, in case of hydrogen discharge tube, electrons and positive ions. Next, in case of voltaic cell, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब के केस में लिखना है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वोल्टेइक सेल, इन केस ऑफ वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वोल्टेइक सेल में जो सोल्यूशन होता है H2SO4 होता है, तो यहाँ पे आयंस है, तो एक H प्लस आयंस हो गए, SO4 -2 आयंस हो गए। वोल्टेइक सेल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इन सेमीकंडक्टर या इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, HOLES, होल्स, छिद्र। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट, होल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, वहां पे जो बन गया वो होल बन गया। वो जो होल है वो पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट, इन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, इन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी का नोटेशन होता है जे वेक्टर। करंट डेंसिटी का नोटेशन होता है जे वेक्टर, ऐसा। ठीक है, इधर देख, इधर देख। जैसे ये कंडक्टर है, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहे हैं सारे, ऐसे ऐसे करंट जा रही है, जाने का प्रयास कर रही है, तो कर ही रही होगी। यहाँ पर अपन ने एक एरिया लिया, एरिया दिख दिया, इस एरिया में से करंट ऐसे जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए ले लूँ तो ये होता है करंट पर यूनिट एरिया इनटू एन कैप। लिख लो,
करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एन कैप। मैं अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, पहले एक चित्र बना के लिख लो। एट एनी पॉइंट तो बड़ा चित्र भी धन्यवाद। At any point, current density is defined as, at any point, current density is defined as vector having magnitude equal to, vector having magnitude equal to current per unit area, current per unit area surrounding that point, current per unit area surrounding that point. Direction of current density is same as direction of current. Direction of current density is same as direction of current. Or electric field at that point, or electric field at that point. Next point. Current and current density, current and current density both have direction, both have direction, but current is scalar and current density is vector quantity. तो हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? बंद तो नहीं होगी? प्रभु की इच्छा है। नेक्स्ट, चलो ये तो लिख लिया ना तुमने, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है कि जैसे ये सिलेंडर था, ठीक है, अरे तुम दोनों पीछे क्यों बैठे हो वैसे? हाँ तो एसी के भरोसे मत रहो ना, फिजिक्स के भरोसे रहो। देखो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, तुम्हें दिख रहा है क्या? क्योंकि किसी थीटा एंगल पर है। यहाँ से इसका जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, ये थीटा एंगल पर है क्रॉस सेक्शन। मतलब मैंने एक ऐसे बांस का टुकड़ा उसको ऐसे काट दिया, तो जो एरिया देखा वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। उस क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया वेक्टर इधर है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा,
इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्या लगता है? समझ पाओगे मैंने क्या लिखा है? इतना गणित तो आता ही होगा, नहीं आता तो पापी हो। देखो इधर, जिन्हें नहीं आता इतना गणित तो इधर देखो। ये तुम्हारा डी ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला कितना हो गया? वही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये थीटा है। यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है इस रीजन में, करंट इधर फ्लो हो रही है, छोटी सी करंट डी आई। तो मैं आपसे जानने की इच्छा रखता हूँ कि अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी लिखी जाए तो क्या लिखी जाए? तो बच्चे बोलेंगे करंट डेंसिटी हो जाएगी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बट समस्या क्या है, जो एरिया है वो एरिया कौन सा लेना है? क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इस बार काटने के बाद तो ऐसा दिख रहा है, एरिया वेक्टर और करंट के बीच में कुछ एंगल भी है। तो मुझे जो एरिया हमेशा लेना है वो एरिया लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि एरिया इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में एरिया लिखना है हमेशा, इनटू एन कैप। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, जो कि इस डी आई की डायरेक्शन में होगा, तो करंट डेंसिटी हो जाएगी डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। एक पॉइंट आपको लिखाया था जिसमें बोला था कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट याद रख पाओगे? बहुत बढ़िया, शानदार, छाप लो। क्या कर रहे हो तुम? क्या यहाँ से अगर कभी करंट डेंसिटी दे रखी हो तो क्या वहाँ से करंट निकाल सकते हैं? मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी आई बराबर जे डी ए कॉस थीटा, है ना? तो इसको ना थोड़ा संभाल के लिख लो, ये लिख लो, इधर भी इंटीग्रेट कर लो, इधर भी इंटीग्रेट कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। गधा। क्या हुआ? तेरे नाम क्रेडिट पे सब खुश हो जा रहे हैं। जो करंट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लेनी है? हाँ ना ना ना, जो एरिया है वो किधर लेना है हमेशा? करंट की डायरेक्शन में। ठीक है जी। आपके सामने 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए। एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर वो डायरेक्शन है जो करंट डेंसिटी की है, और करंट डेंसिटी हमेशा करंट की डायरेक्शन में है। तो एन वेक्टर जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। ये तो लिखाया भी था ना, जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वेक्टर है ना वो तो। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? आओ अब छोटी छोटी बातें करते हैं। यार लावण्य, जुकाम हो गया तुम्हें? पेपर नहीं दिया तुमने इस बार का? क्यों? पढ़ा नहीं था यार, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ भी हो जाए, पेपर तो देना ही है। हम से हम तुक्के ही मार के आ जाते। अगर मान लो सब में बीबी बीबी ऑप्शन मार देते, 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाते। ऑप्शन फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन में एक दो तो सही कर ही देती। चलो भाई देखो, आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। पहला है
बेटा, हाँ बिल्कुल सही समझ रही हैं, यही लिखा है। अरे नहीं नहीं, इतना समझदार अभी थोड़ी हुई हो कि तुम वेरिएबल में सॉल्व कर लोगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब समझदार बच्चे हो। अरे एक बार तो हाँ बोल दिया करो यार, हाँ थोड़े से तो हैं। अरे बहन क्या हो गया? देखो भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ पहले इसे समझ लो, क्योंकि मैं लिखाऊंगा तो कम। इसमें ऐसा है कि तरबूज जैसा बना दिया मैंने, लौकी समझ लो। ये लौकी में से करंट जा रही है। इस लौकी के एक तरफ का एरिया, दो एरिया मैंने मार्क करके दे दिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि J1 J2 I1 I2 A1 A2 इनमें कुछ साइन लगेगा, कोई ग्रेटर होगा, कोई लेस होगा, कोई इक्वल होगा, वो साइन लगाने हैं सब में। लगाओ। अच्छा, J क्या है? करंट डेंसिटी। I क्या है? A क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने क्वेश्चन करो। हाँ, मुझे क्या पता, कुछ भी आ सकता है, तुम्हारी मर्जी। आराम से टाइम है, सॉल्व करो। चलिए शुरुआत करते हैं। जगह की तो कमी है। हम इसी पेज पे करें कि अगले पेज पे करें? अच्छा, हम तो इसको छोटा भी तो कर सकते हैं। ये दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके। क्या क्या? तो देखो भाई, पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें उसने बोल रखा है कि चार्ज है 2t² -3t+2। करंट अगर बात करी जाए तो करंट हो जाएगा dq/dt। वेदिका, 4t, देविका सॉरी, -3। तो इसने बात कर रखी है एट t बराबर 2 सेकेंड। तो करंट वह हो जाएगी, 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5 बचे। तो 5 एम्पियर करंट हो गई। कितने लोगों का आंसर गलत है? कितने लोगों का आंसर गलत है? एक का भी नहीं। कितने लोगों का सही है? घटिया क्वेश्चन करने में मजा आता है तुम्हें मतलब। यार, दूसरे में ऐसा ही कि करंट है 2t-3, तो आई की वैल्यू dq/dt रख दी, 2t-3। dq बराबर 2t-3 dt का इंटीग्रेशन कर दिया। 0 से लेके 2 तक के बीच में चार्ज पूछा था, तो 0 से लेके 2 तक के बीच में क्यू चार्ज फ्लो हो गया। और इधर हो जाएगा 2t² / 2 लिमिट 0 से 2 -3t लिमिट 0 से 2।
इसे बच्चों ने सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 4 - 6, मतलब -2 कूलाम नेट चार्ज फ्लो हुआ है। इसका क्या मतलब है -2 का? डायरेक्शन अपोजिट हो गई होगी, चार्ज उधर गया है। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है? करंट पूछा है। तो हमको ये पता था कि I बराबर होता है dq/dt, मतलब Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप। इस स्लोप को निकाल लिया होगा आप लोगों ने। जैसे पहले वाले का जो स्लोप होगा 1 सेकंड पे, वो स्लोप है 10/2, मतलब 5 एम्पियर। सही है क्या? कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है? क्या स्लोप निकालने में कोई प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम है वो पूछे। इस लाइन का स्लोप चाहिए, क्योंकि ये 1 यहाँ पर आएगा ना, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो ये स्लोप हो जाएगा दिस y10/x2, 10/2। सिमिलरली 2 पे आ जाएंगे। दूसरे वाले में 4 सेकंड पे पूछा है, तो 4 सेकंड पे ये लाइन ऐसी दिख रही है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसके हर एक पॉइंट का स्लोप तो सेम होगा। तो वहां पर अगर मैं दूसरी साइड से स्लोप निकालूंगा तो स्लोप हो जाएगा 10/2, लेकिन माइनस। भाई ये तो 10 है, ये 2 है, तो 10/2 5, लेकिन एंगल भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप नेगेटिव है। देखो भाई, मैं ये मान के आपको बता रहा हूं कि आपको स्लोप निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो हम बात कर सकते हैं। ओ प्रिया प्रिया, तूने क्वेश्चन सॉल्व किया किया, आंसर गलत आया आया। हाँ हाँ। तो इस बात को बुद्धि से, दिमाग से निकाल देकर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कहीं चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी रेट जीरो है। कहीं वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो है। बुद्धि से सोच। अब आ जाओ तीसरे वाले पॉइंट पे, जब उसने कहां पे बात करी है? 7 पे। तो 7 पे तो स्लोप जीरो है, क्योंकि वो तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका स्लोप जीरो हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आप लोगों से थोड़ा वार्म अप के लिए थे। होए, अब आ जाओ भारी क्वेश्चन करेंगे। तू ऐसे बीच बीच में क्यों हंस देती है? वैसे मुंह बनाएगी इतना कंफ्यूजिंग के लगेगा, पता नहीं दुनिया भर के डाउट ऐसे ही हैं। ले बैंगन। मुझे पता नहीं चला, यहाँ पे कैट फाइट हो गई क्या? भाई सबसे पहले जो मेरे लिए आसान है वो कर देते। एरिया 1 बड़ा दिख रहा है मुझे तो, ज्यादा बड़ा। एरिया 1 बड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं मुझे। ठीक। दूसरी चीज ये कि जितनी करंट इस, जितने चार्ज यहां से पास की उतनी ही चार्ज यहीं से पास की, इसका मतलब करंट दोनों में बराबर है। एक तार मोटा है, एक तार पतला है, तो ऐसा थोड़ी कि करंट दूसरे वाले तार में कम जाती है। आया ना? सोच करेक्ट। नहीं, एक बात बता, एक मोटा पाइप है, उसमें पानी आ रहा है, उससे पतले पाइप, मैंने पाइप को थोड़ा पतला कर दिया आगे जाके, तो जितना पानी वहां से आ रहा है उतनी पानी तो यहां से जाएगा। बिल्कुल सही, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सोचना गलत है कि प्रेशर बढ़े। बर्नौली थ्योरम आती है? नहीं, तुम पाप कर रही हो। वेलोसिटी प्रेशर सेम चीज नहीं होती है। नॉर्मल इंसान नहीं हो तुम विज्ञान की छात्रा हो। विज्ञान की छात्रा ऐसी आर्ट्स वालों की तरह बातें कैसे कर सकती है? इसे क्लास से बाहर निकालो।
तो भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि करंट तो सेम है, जितना करंट आया उतना करंट गया, जितना पानी आया उतना। सही बात है। जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर पानी स्लो हो गया होगा, जहां पर एरिया कम है वहां पर ज्यादा होगा। इससे फर्क करंट डेंसिटी पर पड़ेगा, करंट पर नहीं पड़ेगा। तो करंट तो सेम है, जिसका एरिया ज्यादा, जे इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। इसका एरिया ज्यादा वहां पर करंट डेंसिटी कम, जहां पर एरिया कम वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या मत है आप लोगों का? हाँ जी, कैसे? अरे कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज थोड़ी है यहाँ पे, कोई दिख रहा है क्या चार्ज? एक तो लॉजिक यार, कनिष्ठ ये लोग बड़े खतरनाक लगाते हैं। देखो सुनो, तो समझने का सबसे सिंपल तरीका है, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से आई उतनी सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो फील्ड लाइंस डेंस कहाँ पे हैं? तो इसका मतलब 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आसान है ना मिश्रा जी? सही बात है। इसमें से कितने क्वेश्चन तुमसे हो गए? हाँ, एक भी नहीं? तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है? भैया आज घर जाओ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चिड़ियां पकड़ के लेके आनी है, इनके फॉर्मूले याद करके ले आना। अगर तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे क्या? और अगर फिर भी कोई ज़्यादा समस्या है, मेरा नंबर ले लो, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ना, या फिर अपने चैनल पे चले जाना टॉपर्स कॉस एकेडमी के, उस पर बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स अपन ने डाल रखे हैं, उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। तुम्हें तो आता है? नहीं बोल रही? पॉइंट। चलो भाई, शक्तियों का इस्तेमाल करें। अरे दया दया तो मैं किसी पे नहीं करूँ। या ना, चल। हाँ ठीक है जी, ठीक। चलो, तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें हो गई अपनी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड due to random motion of free electron, due to random motion of free electrons after each collision, due to random motion of free electron after each collision, velocity of colliding electron changes. Velocity of colliding electrons changes. Due to random motion of free electrons after each collision, velocity of colliding electron changes. सुनती नहीं है क्या एक बार में? Due to random motion of free electrons after each collision, velocity of colliding electrons changes. देखो भाई, हम क्या कह रहे हैं, तुम पहले इस चीज़ को समझ लो। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और उस एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पहले यहाँ गया, यहाँ पे उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, टकरा गया उससे, तो टकराने के बाद इधर चला गया, फिर यहाँ पे एक और मिला तो टकराने के बाद यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ऐसे इस तरीके से आगे आगे बढ़ रहा होगा जिगजैग मोशन में, है ना? ये रैंडम मोशन है। ये जो भी इसका मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। जब से इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा, ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो ज़्यादा जल्दी टकराएगा, आया ना?
ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से चला, जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाके टकराया, इस इलेक्ट्रॉन के जो भी नेक्स्ट कॉलिजन है, नेक्स्ट कॉलिजन के बीच का जो टाइम है, इसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी लिखाएंगे, लिखने की जरूरत है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये हो गया कि भाई इतनी देर बाद ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा रहा है। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा या बढ़ेगा? सोच पा रहे हो? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब जल्दी टकराएगा, जल्दी टकराएगा इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। इतना चमक गया। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो पहले कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड थी u1, समझ में आ गया? फिर दूसरे कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, फिर तीसरे कॉलिजन के बाद कितनी हो गई, u3, चौथे कॉलिजन के बाद ऐसी बढ़ती जाएगी, और nth कॉलिजन के बाद ये कितनी हो गई, un। कितने कॉलिजन हुए, n। तो क्या ये इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी नहीं आ गई क्या? मैंने क्या बोला है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। हेडिंग में एवरेज थर्मल स्पीड लिखा है। एक बात बताओ, इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। जब ये टकराएगा, इधर आड़ा तिरछा टकराएगा, टकराने के बाद अल्टीमेटली इसकी जो नेट वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये तो जीरो ही रहने वाला है। तो इसकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0/n, तो ये हमेशा कितनी रहने वाली है? तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इतनी बात चमक गई? अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई तो इसका दूसरा क्लॉज देखो। दूसरी कहानी ये है कि अगर मैं यहां पर सब जगह मॉड लगा दूं तो क्या ऊपर के सभी वेक्टर का समेशन 0 हो पाएगा? बोल, सोच के बोल, हो पाएगा क्या? नहीं। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, एक बार अगर मान ले इधर गया तो इसके अपोजिट कोई ना कोई वेक्टर था। अभी एक बार अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो एक बार इधर थी कोई वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी कभी कटपिट के कितनी हो जा रही थी, 0। मॉड लगाते ही ये माइनस वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया। अब तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसकी जो एवरेज थर्मल स्पीड है वो कभी भी 0, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा, समझ गए बात? तो पॉइंट लिख दो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ external electric field, average thermal velocity, average thermal velocity is 0। और ये प्यारा सा चित्र बना लो और ये नीचे इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिख दो। और इस इक्वेशन में सारी बातें मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसा लिख लो, लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? इनको u1 u2 u3 u4 को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, वरना तुम बाद में भूल जाओगे क्या है। ऐसा लिख दो, इससे ऊपर 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर and so on are the velocity of electron after collision, after respective collision। रेस्पेक्टिव कॉलिजन का मतलब समझे? मतलब u1 मतलब पहले कॉलिजन के बाद, u2 मतलब दूसरे कॉलिजन के बाद, u3 मतलब तीसरे कॉलिजन के, n नंबर ऑफ कॉलिजन। तो ये पहली बात। और दूसरी बात यहाँ लिख देते हैं, n इज नंबर ऑफ कॉलिजन। ठीक है? तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 0। अब एक बात जो बोली गई थी क्वेश्चन में, वो किस हेडिंग क्या लिखाई थी मैंने?
थर्मल स्पीड। अब आओ थर्मल स्पीड की बात कर लेते। तो क्या मैं आगे पेज पे चला जाऊं? आपने रंग बिरंगा चित्र बनाया क्या आड़ा तिरछा? रैंडम मोशन का। सौंदर्य। नहीं नहीं, सौंदर्य तो उसका नाम है, इसका नाम थोड़ी सौंदर्य है। तेरा नाम क्या है? आहाना? रित्सिका? नहीं नहीं, याद आ गया, ऐसे ही याद आया। हाँ भैया, आगे बढ़े। अब देखो, एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन के लिए, जैसे तुम लोगों ने जब एक चैप्टर था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स, पढ़ा था क्या? उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक छोटी सी चीज थी, केटीजी। केटीजी में जब तुमने देखा था तो एक के पास जो 3/2 केटी काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, तीन तीन उसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ मोशन थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, मोशन नहीं। और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर थी। तो यहाँ से जो वी आर एम एस आई थी तुम्हारे पास, √3 kT/m आई थी कि नहीं आई थी? रूम टेम्परेचर पर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁵ मीटर पर सेकेंड आती है। ये है इसकी एवरेज थर्मल स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन। आप लेंगे हैं? तूने पक्का 11th नहीं पढ़ी? रूट मीन स्क्वायर आर एम एस, या तो इसे थर्मल स्पीड मान ले, इसको थर्मल स्पीड लिख ले। आर एम एस थोड़ा अच्छा लगता है ना, आर एम एस थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, लिख दो। चले आगे। आज अपन मतलब लिखेंगे ही, आज ऐसा कुछ खास चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लिखने लिखना है। कौन सा के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो, मुझे नहीं याद है। 1.36 इंटू 10⁻⁴ समथिंग, कितना थी बोल्ट्जमैन की? मुझे नहीं याद है, मुझे तेरा नाम भी नहीं याद है। वैष्णव? वैष्णव, मुझे तेरा नाम नहीं याद है। कहाँ तक छाप लिया? लिखो आगे। अगली बात लिखी जाए, मीन फ्री पाथ। अगली हेडिंग, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ये म्यू को लिखा है, यू है ना, ये म्यू को लिख दिया है। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम हेडिंग लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे लैम्डा। नहीं, तुमने क्या लिखा, मीन फ्री पाथ लिखी हेडिंग, रिलैक्सेशन टाइम लिखा? तो लिखवाऊंगा ना, इसके ब्रैकेट में लिख दे लैम्डा एम, इसका नोटेशन। जैसे दो कॉलिजन के बीच में लगा हुआ एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, वैसे ही दो कॉलिजन के बीच में चली गई एवरेज दूरी मीन फ्री पाथ कहलाती है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन between two successive collision, the average distance traveled by an electron between two successive collisions is called mean free path, called mean free path। क्या मतलब समझे? क्या समझे? चटाका पटाका के बीच में जितनी भी दूरी चले गई एवरेज,
क्या मैं इसकी फॉर्मूला लिखूं? वाह वाह वाह, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन, देख लो फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैम्डा एम जो है ये लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास का होता है, इस ऑर्डर का होता है। नंबर ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन, क्या लिखा है टोटल? ऐसे क्यों लग रहा है लिखा है पाव, टोटल तो नहीं है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ, खत्म। नेक्स्ट, अच्छा ये वाली बात ध्यान रखनी है, लगभग इसका जो ऑर्डर है वो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास का है, ये याद रखना। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन टाइम, नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन टाइम। टाइम कंज्यूम्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, टाइम कंज्यूम्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन between two successive collision, between two successive collision is called relaxation time, is called relaxation। आप लिया, फटाफट थ्योरी थ्योरी खत्म करो ये। हाँ ये होता है, इसका नोटेशन होता है टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, हाँ टॉर्क वाला टाउ लिख दो ब्रैकेट में, और टाउ एवरेज अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। टाउ एवरेज की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तुम्हारे लिए एक बात मैंने लिखाई थी, वो बात में तुम्हें डाउट तो नहीं है, मैंने एक बात लिखाई थी चार्ज कैरियर्स के बारे में। मैंने बोला था कंडक्टर के अंदर जो चार्ज को लेके जाएगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होंगे। तो वो अलग अलग टाइप की जो भी मटेरियल हैं उनमें अलग अलग तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनके हिसाब से करंट डिफाइन होती है। तो अपन तो सबसे आसान वाला पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर एक ही चार्ज कैरियर है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट लिख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नोटेशन है वीडी, डी छोट डी नीचे सबस्क्रिप्ट में, वीडी, बीडी नहीं है, वीडी है। द एवरेज वेलोसिटी बाय विच, the average velocity by which the electrons are drifting the average velocity by which electrons are drifting opposite to the direction of applied electric field, opposite to the direction of applied electric field due to potential difference inside a conductor is called as drift velocity of electron, called drift velocity of electron। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही देखो, कुछ बातें ना मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें अभी तुम जिस लेवल पे पढ़ रहे हो उस लेवल पर सही है, लेकिन वैसे गलत है। कई चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे छोटे बच्चों को अपन सिखा देते हैं
कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं। पृथ्वी की शेप इलिप्टिकल है, ओवल। ग्लोब मिलता है जो स्कूल में। हाँ, ग्लोब कहते हैं उसको, ग्लोब, ग्लोब ऐसे गोल गोल गोल। हाँ, हाँ। जरूरी थोड़ी ग्लोब में जो गोल गोल हो वो सब गोल गोल ही मिले हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता, सब मोह माया है। तो देखो, फिर भी मतलब मैं दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ कि घर की बात इसलिए तो बोल रहा हूँ, बाहर की बात होती तो नहीं बताता मैं। जैसे मान लो इसमें से करंट जा रहा है एक तार में से, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन रियल लाइफ में जीरो नहीं। और इसका लॉजिक भी है। हाँ हाँ, उधर दिख रहा है, उधर तो मैं समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ना छोटे बच्चों को ऐसे गलत चीज़ पढ़ाओ तो ऐसे दुख ही नहीं होता, वैसा दुख हो रहा है मुझे। लेकिन अभी तुम्हारे लिए ज्ञान सफिशिएंट है कि अगर कोई भी ये एक वायर है, वायर इतना मोटा वायर है, वायर में से अगर करंट जा रही है, तो इसका मतलब इसमें कोई एक्सिस चार्ज थोड़ी है। अगर इसमें कोई एक्सिस चार्ज नहीं है, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से वही मूव कर रहे हैं। यहां पर एक्सिस चार्ज होगा तभी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके अंदर कोई एक्सिस चार्ज नहीं है, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये बात अभी बोलने के लिए अच्छी है, लेकिन वास्तव में ये बात गलत है। मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखा देता हूँ, गलत बात लिखानी तो पड़ेगी। एक्चुअल में नॉन जीरो होता है। एक्चुअल में उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा अच्छा है, मतलब अब छोड़ो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। वो डीप बातें हैं कि तार जब मुड़ेगा फिर वहां पर क्या होगा, वो अलग बाउंड्री कंडीशंस में चीजें खराब हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ठीक है ना, जो ये पॉइंट जो लिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर आउटसाइड द वायर इज जीरो। चलो, अब ना मैं इस बारे में बता देता हूँ, जो मैंने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया, इसको समझ लो। देखो, बात ऐसी है कि हमने बैटरी लगा दी भाई, ठीक, कंडक्टर के अंदर बैटरी लग गई। तो बैटरी लग गई, तो उनकी पड़ोसन का नाम क्या है, श्रिया। तो इसमें बैटरी लग गई, दांत फाट रही है। तो यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ये जितने भी मूव करेंगे, तो इनके मूव करने का जो पैटर्न होगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन पैटर्न तो होने वाला है नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे आड़ा तिरछा जाता हुआ, हाँ या ना। तो जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो सीधा जा ही नहीं सकता, टकरा के जाएगा। तो जब टकरा के जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि कुछ चल के आए ना, इसका मीन फ्री पाथ इतना हुआ। इस मीन फ्री पाथ को कवर करने में इसने कुछ रिलेक्शन, इसने कुछ टाइम लिया होगा। या मीन फ्री पाथ कैसा बोल लो कि एक एवरेज डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाने में इसने कुछ एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करी। उस एवरेज डिस्टेंस को उसने जिस एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया, उसे तुमने क्या नाम दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक शब्द ड्रिफ्ट ही क्यों यहाँ पर सुटेबल है, ये भी डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड पाथ पर नहीं जा रहे हो, तुम एक रैंडम पाथ पे जा रहे हो। अब ये ऐसी बात है कि एक नशेड़ी नशा करके एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर टकराया उधर टकराया, और फाइनली वो थोड़ी देर बाद
यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको 15 मिनट लग गए, और जब 15 मिनट बाद वो यहाँ पर पहुंचा तो कुछ टाइम हो गया, तो वो यहाँ से यहाँ तक अल्टीमेटली ड्रिफ्ट हुआ ना, डिस्टेंस मूव नहीं किया। वो मूव शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट हुआ। इसलिए ड्रिफ्ट शब्द यहाँ पे ज्यादा अच्छा। शब्दों की खूबसूरती देख रहे हो, इतना समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा बात करी जाए। ये नलायक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर था, इधर इसके पास इस पे फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, आया ना, तो क्यू की जगह है ई, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, ई ई, कितना लग रहा होगा, ई ई, दांत मत दिखाओ मुझे, ई ई कर रहे हो। तो अगर मैं इसके एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो हो जाएगा कितना, फोर्स अपॉन मास, मतलब ई बाई एम। हालांकि हम अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, डायरेक्शन किधर है, ये लेफ्ट में। तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज माइनस ई ई बाई एम। माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है ना, छाप ले। है जी, वो डोनेट कुछ नहीं कर रहा है, डिनोट कर रहा है। हाँ, वो एक्सेलरेशन को कर रहा है। तुम तो हमें एकदम दिमाग की फ्यूज ही उड़ा देती हो बेटा। क्या आप लोग आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं? नहीं, हाँ, किसका? तो इससे क्या लेना देना है? अच्छा, तो वो तो ठीक है, वो तो खैर जाने वाले को कौन रोक पाया है। बस और थोड़ी थोड़ी बची है, फिर उसके बाद फिर अपन मुद्दे की बात करेंगे इस अध्याय में। हाँ, और थ्योरी बची है। डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन होंगे ना अगली क्लास में। अगली क्लास में ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, अगली क्लास में और भी बातें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।